हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब को मेरा प्रणाम। आप सब अपने अपने तैयारी में लगे होंगे और अपने रिवीजन के द्वारा अपने एग्जाम की तैयारी को तेज धार दे रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस देश के किसानों का देश के विकास में जो योगदान है उनको याद करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इसका एक और रीजन है क्योंकि 23 दिसंबर को कि एक महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का भी जन्मदिन है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कृषि के फील्ड में, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्होंने जो रिफॉर्म्स किया उसको याद करने के लिए भी 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर। चलिए थोड़ा सा चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था हापुड़ में, उत्तर प्रदेश में। जनता पार्टी से थे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 1979 से 1980 तक जो है केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। और एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है इन्होंने बहुत सुधार किया। इस कारण से ये गणमान्य किसान नेता भी कहे जाते हैं, किसानों के मसीहा भी कहे जाते हैं। और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस बार 2023 का जो अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया है पुष्पा भारती जी को। ठीक है, पुष्पा भारती जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पुष्पा भारती जी है। ये अवार्ड जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल व्यास सम्मान दिया जाता है, जिनका जो है लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में काफी योगदान होता है। पुष्पा भारती जी का एक बुक है यादें यादें और यादें, और इस कारण से जो है साहित्य के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए जो है और व्यास सम्मान 2023 का अवार्ड इन्हें मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत क्या है। ठीक है, अगर यहां सर्वेक्षण नहीं लगा होता, अगर सीधे लिखा रहता भारत का सबसे बड़ा युद्ध पोत कौन सा है नेवी के द्वारा बनाया गया, तो ये था विक्रांत। ठीक है, सबसे बड़ा युद्ध पोत। लेकिन इसमें सर्वेक्षण पोत लगा हुआ है, तो सर्वेक्षण पोत जो है INS संध्यक है। ठीक है, INS संध्यक जो है सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है भारत का, अब तक का सबसे बड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग 110 मीटर जो है ये लंबा है और ये सर्वे का काम करता है। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी का समनु वरुणा जो है इसका मेन जो लाइन है, आदर्श वाक्य है समनु वरुणा। ठीक है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, जो नेवी चीफ हैं वर्तमान में वो है दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, समनु वरुणा जो है इसका आदर्श वाक्य है, जो समुद्र के देवता, जल के देवता वरुण देव को समर्पित है। ठीक है, सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संध्यक है और सबसे बड़ा जो पोत है वो विक्रांत है, अब तक का बना हुआ। ठीक है, विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, तो 2023 और 24 दोनों को जान लेते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 की अगर बात करें, आपके एग्जाम में यदि 2023 आता है तो ये शब्द है रीज। ठीक है, रीच का मतलब होता है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने का प्रयास करना। ठीक है, पार्टनर को अट्रैक्ट करने का प्रयास करना, सुंदर बन के, इंटेलिजेंट दिखा करके खुद को। ठीक है, तो इस चीज के लिए शब्द का प्रयोग किया गया रिज। ये 2023 के लिए ये वर्ड ऑफ द ईयर था, लेकिन 2024 के लिए एक नया शब्द बन चुका है, नया वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है और ये है ब्रेन रोट। ठीक है, ब्रेन रोट। ब्रेन रोट का मतलब क्या होता है, तो अभी के टाइम में हम देख रहे हैं युवाओं में, बच्चों में रील्स देखने की लत लग गई है।
ठीक है। तो एक एडिक्शन जो हो गया है रील्स देखने का, सोशल मीडिया कंटेंट्स देखने का, तो इसको डिनोट करने के लिए ब्रेन रोट शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसे जो है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया। ठीक है, तो 23 रीज और 24 जो है ब्रेन रोट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही शब्द याद रखिएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास के बाद खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में आपको याद रहेगा और बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2024 के जो मेन अतिथि थे वे थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति। थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस का जो आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और प्राइम मिनिस्टर माइकल बार्नियर है। ठीक है, फ्रांस आप देख सकते हैं इटली से, इटली के बगल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ठीक है, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है, ये है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, ये अमेरिकन सिंगर है और सॉन्ग राइटर भी है टेलर स्विफ्ट। इन्हें जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अगर टाइम में 3 तरह का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, अगर यही हम बात कर ले एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ये लियोनेल मेसी को चुना गया है जो फुटबॉलर है। ठीक है, और सीईओ ऑफ द ईयर भी चुना गया है अल्टमैन को। ठीक है, चलिए, तो ये 3 तरह के लोग को चुना गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर याद रखेगा, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। ये अमेरिका की गायिका और सॉन्ग राइटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर अभी मैंने बताया कि ये है लियोनेल मेसी और इनको जो है एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, आप याद रखिएगा, अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। ठीक है, अर्जेंटीना के एक फेमस फुटबॉलर है, वर्ल्ड वाइड पे जो है ये फेमस है। अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये वही देश है जिसने इस साल ब्रिक्स देश में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। पहले ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाला था, बाद में जाकर के इसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, एथलीट पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला एआईसीटी कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला एआईसीटी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का जो अपना एक विजन है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा डेवलप करना है। ठीक है, और जो इंडिया का जीडीपी है उसमें जो है सबसे अव्वल दर्जे पे आई यूपी, और इस दिशा में जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडिया लार्जेस्ट स्टेट टू कंट्री फर्स्ट एआईसीटी इन लखनऊ। कैपिटल भी जो है ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? ठीक है, तो मेनली क्या है, तो इंडिया में काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भी है और वहां पे तस्करी वगैरह भी काफी चलता है। ठीक है, जैसे आपने जो रिसेंटली मूवीज भी देखी होंगी, पुष्पा 2, सब में तो स्मगलिंग का ही दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली जो लकड़ी से जुड़े हुए कारोबार हैं, तो एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि ये जो है इस बिजनेस से है और ये सर्टिफाइड जो है बिजनेसमैन है इस चीज को लेकर। ठीक है, ये जो प्रपोजल है, ये जो योजना है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना जो है अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करेगा और स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करेगा। मतलब यदि किसी बिजनेसमैन के पास वो लाइसेंस है, इसका मतलब कि वो लीगल वर्क कर रहा है और लीगली उस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इससे जो वन का एरिया, जो वन है, जो मेन पेड़ है जिससे जो फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाएंगे या और भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे लकड़ी के, उसके लिए जो है कृषि वानिकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, वन के अलावा भी जो है फॉरेस्ट्री को डेवलप किया जाएगा।
ठीक है। तो इन सब चीजों को ये इनबिल्ट करने के लिए भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई है। एक मल्टीपर्पस योजना है, ठीक है। अभी वर्तमान के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र जी हैं ये, ठीक है, बीजेपी पार्टी संबंधित है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक कौन सा है? ठीक है, प्राइवेट बैंक कौन सा है जो सबसे ज्यादा अभी के टाइम में लोन दे रहा है? तो ये बैंक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता है। और अगर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में बात करें तो स्टेट बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक निजी बैंक हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो सीईओ है शशिधर जगदीशन है, ठीक है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो रिसेंटली जो है ब्रिक्स समिट हुआ है, और ये ब्रिक्स समिट हुआ है आपका रसिया में, ठीक है। ये ब्रिक्स समिट हुआ है रसिया के कजान में, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स का जो फाउंडिंग मेंबर है रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील। फाउंडेशन इसका 16 जून 2009 को हुआ था। ब्रिक पहले कहा जाता था, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसको ब्रिक्स नाम दे दिया गया। और इस साल जो है कई और देश जो है इससे जुड़े हैं, ठीक है। इस साल का जो सम्मेलन है वो रसिया के कजान में हुआ है। चेयरमैनशिप भी रसिया के पास था। इसके साथ ही इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो है ये ब्रिक्स से इस साल जुड़ गए हैं। अभी जो है करंटली ये लोग मेंबर हैं, ठीक है। चलिए, डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य कौन बन गया है? ठीक है, तो पहली बार जो डिजिटल शेंगेन वीजा है इसको जारी करने वाला देश है फ्रांस, ठीक है। इसको जारी करने वाला देश है फ्रांस। तो मेनली क्या है, शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो यूरोपियन यूनियन के कुछ देश जो है एक ऐसा क्षेत्र बना दिए हैं जहां पे उनका अपना बाउंड्री जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो मिटा दिए हैं। उस क्षेत्र में सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। अब जो बाहरी लोग जाते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र के लिए जो है तब वीजा लेना पड़ता है और उस वीजा को शेंगेन वीजा कहते हैं। मेनली ये जो शेंगेन क्षेत्र है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूरोपियन यूनियन के अपने लिए बनाया गया था, जहां एक नियम काम करे, एक कानून काम करे और यूरोपियन यूनियन का कोई भी आदमी उसमें फ्रीली आ जा सके, ठीक है। इंटरनल कोई भी बाउंड्री उस क्षेत्र में नहीं है। चलिए, तो फ्रांस हो गया डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला देश। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य का संचालन किसने किया है? तो महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे लंबे समय तक कार्य का संचालन की है वो है शेख हसीना, ठीक है, वो है शेख हसीना। जानते हैं शेख हसीना कहां की प्रधानमंत्री थी? ये थी बांग्लादेश की, ये थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान जी जो है बांग्लादेश के फाउंडर भी कहे जाते हैं। फिर इनकी हत्या कर दी गई, इनके सभी परिवारजन की हत्या कर दी गई। ये विदेश में थी, इस कारण से इनकी जान बच गई। बाद में ये बांग्लादेश आई और अपना कैरियर शुरू किया और 1996 से लेकर के, ठीक है, 1996 से लेकर के 2024 तक जो है ये लगभग प्रधानमंत्री रही। लगभग इनका टेन्योर जो है 20 साल का है, ठीक है, 20 साल के लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री रही। इसलिए ये विश्व की सबसे लॉन्ग टेन्योर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसी साल जो है अगस्त में जो है बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है। वहां जो है हिंदुओं को मार काट करके मोहम्मद यूनिस ने अपनी सरकार बना ली है और शेख हसीना जो है भारत में ही अभी उनको शरण मिला हुआ है, वो भारत में ही रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो 2023 की यदि हम बात करें तो 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है ये चंगी एयरपोर्ट को घोषित किया गया था। ये सिंगापुर में है, ठीक है, ये सिंगापुर में 2023 की अगर बात करें। और 2024 में हमाद एयरपोर्ट को जो है, हमाद एयरपोर्ट दोहा में है, ठीक है, हमाद एयरपोर्ट दोहा में है और इसे जो है बेस्ट एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। तो आप जो है ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 23 अगर पूछ रहा है तो चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, 24 पूछ रहा है तो हमाद एयरपोर्ट दोहा, ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट है ये। चलिए आप देख सकते हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है, प्रेसिडेंट थर्मा शनामुगुरत्नम है, ठीक है, ये सिंगापुर का मैप है,
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, कौन सा कंट्री है ये? तो ये कंट्री है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। हालांकि भारत में भी इस तरह की बातें चल रही है कि कुत्ते के मीट को बैन किया जाएगा, उसके कंजप्शन को बैन किया जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने जो है ऑफिशियली लॉ निकाल करके, लॉ पास करके कुत्ते का मांस खाने और बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा बात करें हम लोग, तो दक्षिण कोरिया का आप मैप में देख सकते हैं। ये जो है चाइना का ये वाला भाग, इधर आगे वाला भाग जो है ये दक्षिण कोरिया है। ऊपर का भाग ये किम जोंग वाला है, नॉर्थ कोरिया है। दक्षिण कोरिया का कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है, प्रेसिडेंट वॉन शुक योल है, प्राइम मिनिस्टर हान डक सू है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है। थोड़ा सा अगर मैप देखें इसको जूम करके तो इस तरह का मैप हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आइंस्टीन प्रोब खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? आइंस्टीन प्रोब जो है मेनली जो है हाई डेंसिटी, हाई पावर्ड जो पार्टिकल्स है उसकी खोज के लिए भेजा गया है। और ये भेजने का काम किया है चीन ने अपने जाएंग जो स्पेस सेंटर है वहां से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम आइंस्टीन प्रोब खगोलीय उपग्रह है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में जो हाई पावर्ड जो पार्टिकल्स है उसकी खोज करेगा। ठीक है, और भी अन्य जो अभी तक ज्ञात नहीं है उन पार्टिकल्स की भी ये खोज करेगा। ठीक है, तो आइंस्टीन प्रोब, आइंस्टीन से जुड़ा हुआ जो सैटेलाइट है वो भेजने का काम किया है चीन ने। ठीक है, चलिए चाइना के बारे में थोड़ा सा बात करें। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का मंदारिन है। ठीक है, मंदारिन लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए, विश्व आर्थिक मंच 2024 में किस देश में आयोजन किया गया था? विश्व आर्थिक मंच का जो एनुअल समिट होता है हर साल, 2024 का जो सम्मेलन है किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का जो दावोस इलाका है वहां पे ये आयोजन किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये कोई गवर्नमेंट जो है संस्था नहीं है और ये पूरी दुनिया में वर्क करती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और अपना रिसर्च बेस्ड वर्क करती है। ठीक है, किस देश का जीडीपी कितना बढ़ा है, कितना घटा है, उसको क्या करना चाहिए, रिसर्च बेस्ड वर्क करती है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फाउंडर इसके क्लास स्वैब, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, और 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो तुअर दाल एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसपे जो किसान है, जो प्रोड्यूसर है, वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो जो कितना जो उसका प्रोडक्शन है, क्या प्राइसिंग है, वहां से पेमेंट वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एवं अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन 2023 में कहां हुआ था? तो 2023 और 24 दोनों ही साल जो है 2+2 डायलॉग अमेरिका के साथ नई दिल्ली में ही हुआ। ठीक है, 2+2 डायलॉग जो है मेनली भारत के 2 मुख्य मंत्री और अमेरिका के 2 मुख्यमंत्री के साथ जो है, और मेनली ये रक्षा और विदेश मंत्री के साथ जो है और डायलॉग होता है ताकि दोनों देशों के बीच जो है कॉपरेशन, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज जो है हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं राजनाथ सिंह और जो जयशंकर साहब हैं, दोनों का मीटिंग हुआ था, दोनों का डायलॉग हुआ था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जे ऑस्टिन के साथ। ठीक है, हालांकि सरकार अब बदल गई है, अब देखना है कि कौन वहां के रक्षा मंत्री और कौन वहां के सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। ठीक है, चलिए COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP28 का जो आयोजन है इस साल COP28 वाला यूएई में किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC। ठीक है, COP28 का यूएई में किया गया है, दुबई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है COP28 कॉप का? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर UNFCCC, यानी कि क्लाइमेट फंड को लेकर के पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड संस्था है UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फंड,
और उसके जो पार्टीज है, पार्टीज मतलब जो कंट्रीज उससे जुड़े हुए हैं, वो सब आपस में हर साल मीटिंग करते हैं और उसी मीटिंग को कॉप मीटिंग के नाम से जाना जाता है, कॉप के नाम से जाना जाता है। तो 28वां जो मीटिंग हुआ था, कॉप 28 मीटिंग हुआ था, वो दुबई में हुआ था। और जो नेक्स्ट 29 का जो मीटिंग हुआ है वो हुआ है बाकू के अजरबैजान में, अजरबैजान बाकू में हुआ है। ठीक है, कॉप 29 मीटिंग अजरबैजान बाकू में हुआ है। ठीक है, जो कॉप है, कॉप को क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये दोनों नामों से इसको संबोधित किया जाता है, लेकिन जनरली जो फेमस नाम है इसका कॉप है। ठीक है, तो 28वां जो मीटिंग हुआ है दुबई में हुआ है और 29वां जो है बाकू में हुआ है। ठीक है, बाकू अजरबैजान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने एवं सतत विकास के संबंध में किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो भारत का ये जो समझौता है सेमीकंडक्टर एनवायरनमेंट को इंडिया में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ज्यादातर में सेमीकंडक्टर का यूज होता है और इसलिए भारत को बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन संघ के साथ जो है भारत ने टाइप अप किया था। ठीक है, यूरोपियन संघ के साथ जो है भारत ने ये समझौता किया है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये मैप में यूरोपियन यूनियन का जो मैप है, 1 नवंबर 1993 को जो है ये यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है वो आपस में मिले और अपना एक संघ का निर्माण किया। ये लगभग 27 देश है, 27 मेंबर्स है इस यूरोपियन यूनियन में। फाउंडिंग मेंबर जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो सब ने आपस में मिलकर के एक अपना एक यूनियन बना लिया। यूरोपियन यूनियन का एक मेन सेंट्रल बैंक होता है और एक ही जो है लगभग एक ही प्रकार का कानून पूरे यूरोपियन का जो है इसमें प्रांत में लागू होता है। ठीक है, ये सुपर नेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, पॉलिटिकली रूप से भी और इकोनॉमिक रूप से भी जो है पूरे यूनियन को एक सूत्र में बांधने का ये संघ काम करता है। ठीक है, चलिए मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो ये लॉन्चिंग किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मेन क्या है कि इनका एक विजन है कि 2047 तक जो है भारत जो है विकसित भारत बने। ठीक है, हमारा देश जो है विकसित भारत बने और इसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी होगी वो युवाओं की होगी। तो किस प्रकार से युवा अपने देश को बेहतर बना सकते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होंगे, क्या योगदान होगा उनका, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया और ये प्लेटफॉर्म है मेरा युवा भारत। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पे 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी के दिन जो है इस चीज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, मेरा युवा भारत। महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाओं योजना की शुरुआत किस संस्था ने की है? ठीक है, तो पूरी दुनिया में जो है पानी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है और जो मेनली एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पे जो है यूएन के द्वारा भी कई सारा वर्क चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है महिलाओं के लिए पानी, और भारत में भी ये प्रोग्राम जो है शुरू हो गया और इस प्रोग्राम को शुरू करने का काम जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये योजना जल शक्ति मंत्रालय का है कि पर्यावरण मंत्रालय का है, ये योजना जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का है। ठीक है, थोड़ा सा और इस योजना के बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये योजना महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाओं जो है ये केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये अमृत मिशन के तहत शुरू किया गया है। अमृत मिशन का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहर को किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं, एक अच्छा शहर बनाते हैं, विकसित बनाते हैं, इसलिए अमृत योजना शुरू किया गया था और इसके एक पार्ट के रूप में महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाओं अभियान की शुरू की गई थी। ठीक है, तो मेनली पानी की समस्या से सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो महिलाओं पे ही पड़ता है। ठीक है, तो इस मुद्दे के साथ साथ जो है सरकार जो है एक दूसरे मुद्दे को भी उठा रही है, वो है लैंगिक समानता। ठीक है, तो किस प्रकार से पानी को बचाया जाए, किस प्रकार से पानी को स्वच्छ बनाया जाए, जल उपचार किस तरह से किया जाए, उस सब ओवरऑल योजना को मिला करके ये योजना को बनाया गया है। 7 से 9 नवंबर तक जो है इस योजना को
ये चलाया गया था ठीक है 2023 में 7 से 9 नवंबर तक। ठीक है, योजना का नाम है महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अभी समाचार पत्रों में मुंद्रा बंदरगाह चर्चा में रहा, यह बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, तो मुंद्रा बंदरगाह जो है अब रिसेंटली बहुत न्यूज में था। ठीक है, ये बंदरगाह है गुजरात के कच्छ इलाके में। ठीक है, गुजरात के कच्छ इलाके में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मुंद्रा जो है भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है प्राइवेट में, और कमर्शियल पोर्ट भी है। कहाँ पे स्थित है? गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम को आप कुछ ही दिन शेष है, तो अपने आप को एकदम शांत रखें, कूल रखें।